हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ईवीएस एनसीईआरटी समरी को। एमसीटेट 2022 से 2023 में पूछे जाने वाले थॉट्स हैं आपके, जहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं गाइस। फटाफट से स्टार्ट करेंगे। एंड सबसे पहले तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे एंड देखेंगे क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। एंड देखिए, वीडियो को मिस नहीं करना है गाइस। दोस्तों, वीडियो को मिस करिएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी छूट जाएगी, तो लास्ट तक सेशन के साथ बने रहिएगा। एंड जो भी चीज़ें रहती है प्लीज़ कमेंट में बताते हुए चलिएगा। स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे पानी के साथ प्रयोग। देखिए, पानी के साथ प्रयोग किया जाता है एंड ये आपका एनसीईआरटी से चैप्टर रहता है एक कि पानी के साथ प्रयोग। तो क्या चीज़ें एंड क्या प्रयोग करना पड़ता है सभी देखिए। सभी महासागरों और समुद्रों में खारा पानी है। जितने भी महासागर आपको देखने को मिलते हैं, मतलब जितने भी महासागरों का नाम सुनते हैं आप, समुद्रों का नाम सुनते हैं, तो उनमें क्या होता है? खारा पानी होता है, नमकीन पानी होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक पाया जाता है। सबसे ज़्यादा खारा पानी मृत सागर में पाया जाता है। देखिए, ये मृत सागर है, सबसे ज़्यादा खारा पानी इसमें पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक पाया जाता है इसमें गाइस। तो ये मृत जिस बहुत ज़्यादा खारा पानी होता है इसका, तो इसीलिए इसे मृत सागर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कुछ फैक्ट है मृत सागर से, तो ये चीज़ें देखते हैं। मृत सागर में अगर 1 लीटर पानी को आप लेते हैं मृत सागर से, तो लगभग 300 ग्राम नमक निकलता है 1 लीटर पानी में। 1 लीटर पानी में आपको 300 ग्राम नमक निकलता है। इतने नमक, यानी कि इतना नमक का घनत्व होने के कारण मृत सागर में किसी को खींचा नहीं जा सकता। यानी कि मतलब अगर आप देखिए, ये जो आप लड़कियां देख रही हैं, ये जो लोग हैं, ये मृत सागर में जब नहा रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें करने के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए वहाँ पे गए हैं, तो ये पानी पे तैर रहे हैं, यानी कि डूबते नहीं हैं। ये किसी भी तरीके से आप पानी में कूदिएगा तो आप वहाँ पे डूबने की नौबत आपको नहीं आएगी, आप डूब नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे नमक का घनत्व बहुत ज़्यादा है। तो वो चीज़ें आपको डुबा नहीं सकती। मृत सागर में कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है, मरता नहीं है। देखिए, इस तरीके से लोग तैरते रह जाते हैं। तो नमक के घनत्व के कारण मृत सागर में किसी को खींचा नहीं जा सकता, यानी कि किसी को डुबोया नहीं जा सकता, कोई नहीं डूबता है यहाँ पे। व्यक्ति पानी की सतह पर तैरने लगेगा। यहाँ पे देखिए, लोग तैर रहे हैं पानी की सतह पे, क्या करने लगते हैं? तो यहाँ पे तैरने लगते हैं, यहाँ पे डूबते नहीं है लोग। आगे आपका प्रश्न है गाइस, एक प्रश्न मैं लेकर आई हूँ इससे। क्या प्रश्न है आपका कि मृत सागर क्या है? तो एक समुद्र जिसका पानी जहरीला होता है। ऑप्शंस देखिए, ए में क्या कह रहा है? एक समुद्र जिसका पानी जहरीला होता है। बी, एक समुद्र जो सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे अधिक नमकीन है। सी, एक समुद्र जिसमें उच्च और निम्न ज्वार बहुत बार आते हैं। डी, एक समुद्र जिसमें जहाजों को पालना खतरनाक है। क्या चीज़ें रहने वाली है? तो अभी आपने देखा कि जो मृत सागर होते हैं उनमें महासागरों और समुद्रों से भी सबसे ज़्यादा नमकीन पानी होता है वहाँ पे। तो ऑप्शन बी करेक्ट है गाइस। आप लोग कमेंट में आंसर कर दीजिएगा जो आपको सही लगता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा मच्छरों के लिए इलाज, यानी कि मलेरिया। हमारा टॉपिक है मलेरिया। हम लोग देखने वाले हैं मलेरिया को। एंड मलेरिया में ठंडक लगती है एंड कपकपी के साथ बुखार आता है गाइस। जब किसी व्यक्ति को मलेरिया की बुखार लगती है, मलेरिया बुखार चढ़ता है, तो उस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा ठंडक लगती है, यानी कि ठंडा लगता है एंड कपकपी के साथ बुखार आता है, वो व्यक्ति कपने लग जाता है। मलेरिया की दवा सिनकोना की पेड़ की छाल से बनाई जाती है, जिसे कुनैन भी बोला जाता है। तो कुनैन के साथ ही इसकी दवाई बनाई जाती है। सिनकोना पेड़ की छाल से दवाई बनाई जाती है। ये जो इसके छाल है, इसी को कूट करके बारीक करके इसकी दवाइयाँ बनाई जाती है एंड वो मलेरिया के रोगी के लिए उपयोगी होता है और अच्छा हो जाता है वो व्यक्ति। मच्छर के पेट में झांकने वाले वैज्ञानिक, ये देखिए, ये है रोनाल्ड रॉस। इनको आप देख रहे हैं, ये है रोनाल्ड रॉस। ये जो वैज्ञानिक थे, ये मतलब माइक्रोस्कोप से कह सकते हैं या फिर जो भी ये उपकरण का यूज कर रहे थे, उस उपकरण की सहायता से इन्होंने मच्छर के पेट में झांकने की कोशिश की। मच्छर के पेट में इन्होंने झांका, तभी इन्हें पता चला
कि किस प्रकार से ये चीज़ें, मतलब मच्छर किस प्रकार से हमारे अंदर बीमारियां फैलाते हैं। इससे पहले ही उन्हें मलेरिया के बारे में पता चल गया था। जब वो मच्छर के पेट में झांके नहीं थे, उससे पहले ही इन्हें मलेरिया के बारे में पता चल गया था। लोगों का मानना है कि मलेरिया जो है यह खराब हवा की बीमारी है। मलेरिया कैसा है? तो यह एक खराब हवा की बीमारी है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिका वाले परजीवी के कारण होता है। यह जो मच्छर है वह एक कोशिकीय होता है। एक कोशिका वाले प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिका वाले परजीवी के कारण होता है। परजीवी है ये, क्यों परजीवी है? क्योंकि ये दूसरों के मतलब दूसरों पर आश्रित रहता है। ये दूसरों से ब्लड लेकर के वो अपना जीवन यापन करता है, दूसरों का खून चूस करके। तो ये दूसरों से रस लेता है, तो उसके कारण से ये जीवित रहता है। परजीवी है यह। तो प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिका वाले परजीवी के कारण ये मलेरिया फैलता है। मादा एनोफिलीज मच्छर चित्तीदार पंखों वाली भूरे रंग की दिखती है। जो ये देख सकते हैं पिक्चर में आप गाइस, इनके जो पंख हैं उस पे चित्ती जैसी लगी हुई चीजें ये हैं। तो ये चित्तीदार पंखों वाली भूरे रंग की दिखती है मादा एनोफिलीज मच्छर। तो प्रश्न में आपसे पूछ सकता है कि मादा एनोफिलीज मच्छर की पंखें कैसी दिखती है? चित्तीदार दिखती है, चिकनी दिखती है, लंबी दिखती है, छोटी दिखती है, मतलब कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना आपको कि चित्तीदार पंखों वाली भूरे रंग की दिखती है। आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए मलेरिया की दवाई, तो ये आपका एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया हुआ था कि मलेरिया की दवाई के लिए क्या किया जाना चाहिए। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे। इसकी उबाल लेते थे चाय के तरह इसे, एंड उसके पानी को पीते थे। लेकिन अब छाल से दवाई बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट रहता है आयरन, यानी कि अनीमिया। अनीमिया की बीमारी जब होती है, आयरन की कमी होती है, तो आयरन पाया जाता है किसमें पाया जाता है? गुड़ में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, अधिक हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। ये देखिए गुड़ है हमारा, यानी कि इसे गांव में मीठा भी बोलते हैं। एंड ये रहा शुगर केन भी इसे बोलते हैं इंग्लिश में। ये रहा आंवला, एंड ये रहा हमारा हरी सब्जियां। तो गुड़, आंवला और हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये आपका एग्जाम में पूछता है, हर बार पूछता है गाइस। तो ध्यान रखना आयरन में क्या क्या चीजें लेनी जाती है। तो गुड़, आंवला एंड हरी पत्तेदार सब्जियां। ध्यान रखना है क्या क्या चीजें लेनी जाती है। गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन किया जाता है। अब बात करते हैं कि अनीमिया के कारण बहुत सारे बच्चे बीमार भी पड़ते हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ों परेशानियां फेस करनी पड़ती है। देखिए दिल्ली के स्कूल में अनीमिया के कारण परेशानी हुई थी गाइस। 17 नवंबर 2007 की बात है ये। दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार हो गए थे। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं, उनकी हाइट ग्रो नहीं हो पाती, उनमें फुर्ती की कमी हो जाती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी बच्चे परेशान हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। आजकल इन स्कूलों में बच्चों को हेल्थ कार्ड बना रहे हैं और इनकी जांच भी चल रही है। अनीमिक जो बच्चे हैं, जो एनीमिया से पीड़ित बच्चे हैं, उन बच्चों को आयरन यानी कि लोहे की दवाई दी जा रही है ताकि वो बच्चे अच्छे से ग्रो कर सके। अब बात करेंगे हम शैवाल की। देखिए ये भी एक अच्छा पॉइंट बनता है कि शैवाल एक प्रकार का पौधा है जो वर्षा ऋतु में अधिकांशतः फैलता है। देखिए आपको ये दिख रहा होगा, शैवाल जब वर्षा में पानी जम जाता है गाइस, तो इस प्रकार से शैवाल हरे हरे नदियों में देख रहे होंगे, समुद्रों में दिखते होंगे, या जहाँ भी पानी जम जाता है, छोटे तालाब में, नहर में, कहीं भी पानी जमा हुआ दिखता है तो इस तरीके के ये शैवाल उगाते हैं वहाँ पे। तो यह एक प्रकार का पौधा है जो वर्षा ऋतु में अधिकांशतः फैलता है। ये देखिए शैवाल को व्यक्ति ने हाथ पे लिए हुए हैं, तो इस तरीके से ये काफ़ी ग्रो कर जाता है। अगला पॉइंट है हमारा मक्खियाँ पेट की समस्या जैसी बीमारियां फैलाती है। ये देखिए अगर ये मक्खियाँ हैं बाहर में कहीं भी खाने पे बैठी हैं, खाने से उड़ी,
फिर बाहर जाकर बैठ गई, फिर बाहर से उड़ी, फिर कहीं पे दस्त है, कहीं नाली है, कहीं पे मतलब आपके जो थूक दिया किसी ने वो है, कि कहीं पे बच्चे ने पोटी कर रखी है, कहीं पे गोबर है, कुछ भी मतलब कहीं भी बैठ सकता है वो। आप गंदी से गंदी चीज़ कर सकते हो, अच्छी से अच्छी चीज़ कर सकते हो। तो मक्खियाँ इस तरीके से खाने पे बैठती हैं, कभी बाहर बैठती हैं, कभी फिर खाने पे आती हैं, तो लोगों के शरीरों पे बैठती हैं। तो वो क्या करती हैं, इससे बीमारियां फैलाती हैं, पेट की समस्या बहुत ज़्यादा मात्रा में इससे हमें फैलता है। आगे देखेंगे पानी को अब हम लोग शुद्ध कैसे करेंगे, तो वो उस चीज़ को देखने वाले हैं। तो फिटकिरी को आप लोग जानते होंगे। फिटकिरी पत्थर के आकार का वो दिखता है, किसी भी साइज का हो सकता है वो वाइट। कट छट जाने पर फिटकिरी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लोग दाढ़ी बनाते हैं तो दाढ़ी बनाने में सैलून वगैरह में आप देखते होंगे कि वो दाढ़ी के बाद ना फिटकिरी का यूज करते हैं, ताकि जो भी कट छट जाती है तो फिटकिरी लगाने के बाद उनकी मरम्मत हो जाए, वो चीज़ें अच्छे से मतलब वो जो भी कीटाणु बाहर से स्पर्श कर रहे हैं उनके, तो वो मर जाते हैं। फिटकिरी को पानी में डालने से उनकी सारी अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है। पानी में मौजूद कीटाणुओं को मारने के लिए क्लोरीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। गाइस, जब आप देखिए पानी मड वाला यानी कि गंदा कीचड़ का पानी आपने लिया है, तो ये पानी को इसमें अगर फिटकिरी को डाला जाता है तो ये देखिए ये गंदगी मड नीचे बैठ जाती है। एंड इस तरीके से ये पानी पीने योग्य बन जाती है। अगर कहीं से भी पानी अगर हमारी मम्मियाँ लेकर आती है या फिर कहीं से भी आप पानी निकालते हो और पीना चाहते हो, तो आप उसमें एक फिटकिरी डाल दें, तो वो क्या होगी, गंदगी नीचे बैठ जाएंगी और वो पानी पीने योग्य हो जाता है। अगर वो पानी को आप शुद्ध करना चाहते हो, उसके अंदर कीटाणुओं को मारना चाहते हैं, तो आप पानी को शुद्ध करने में, कीटाणुओं को मारने में क्लोरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला इससे एक प्रश्न बनता है गाइस, जिसे देखेंगे हम लोग। प्रश्न है आपका, रेखा की माँ ने फिटकरी यानी कि फिटकरी एलम को हर दिन तालाब से पानी इकट्ठा करने के लिए जोड़ा। हर दिन जो तालाब से पानी लाती थी रेखा की माँ, तो उसमें क्या करती थी, वो फिटकरी डाल देती थी। क्यों डालती थी? ऑप्शन ए, तलछट प्रकाश निलंबित अशुद्धियों के लिए, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलें, पानी में कीटाणुओं को मार डालो, या फिर पानी को कम करें। किस कारण से पानी में फिटकरी मिलाया जाता है या फिर क्लोरीन को मिलाया जाता है? तो पानी में उपस्थित कीटाणुओं को मार डालने के लिए। ऑप्शन सी यहाँ आपका करेक्ट है गाइस। पढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे हम दांडी यात्रा की। तो दांडी यात्रा किस प्रकार से की गई थी? यह देखिए, यह घटना 1930 की है। दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुई थी, कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो 1930 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। आज़ादी होने से पहले, भारत को आज़ाद होने से पहले इसकी शुरुआत हुई थी। बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। जो भी आम जनता थी वो नमक नहीं बना सकते थे, जब भी बनाएंगे तो अंग्रेज बनाएंगे, ऐसा उन्होंने पाबंद लगाया हुआ था। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगाया जाता था। अब जानते हैं कि नमक के बिना कोई भी चीज़ बेकार मानी जाती है। आप कितना भी अच्छे से खाना बना लो, अगर खाने में नमक को नहीं ऐड किया जाता तो वो खाना बेस्वाद है। तो इसके लिए वो टैक्स लेते थे। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज़ के लिए बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजदूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था, मजबूरी में। इस बात से लोग बहुत नाराज हुए। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने में पाबंद कैसी, उसे बनाने में बंदिश कैसी? तो उन लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से, गुजरात के अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की उन्होंने। एंड इस गलत कानून को तोड़ा। तो उस कानून को तोड़कर वो नमक कानून को, मतलब उस नमक कानून को तोड़ा गया एंड वहाँ पे तुरंत नमक बनाना स्टार्ट किया गया। देखिए, समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के वहीं ढेर रह जाते हैं। जो क्यारियाँ होती है, समुद्र के किनारे क्यारियाँ बनाई जाती हैं, उसमें पानी को भरा रखा जाता है। वो जब सूख जाते हैं तेज धूप के कारण, तो वो नमक के ढेर बन जाते हैं। तो इस प्रकार से गांधी जी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन किया, नमक दांडी यात्रा की और नमक कानून को तोड़कर नमक को बनाना स्टार्ट किया 1930 ईस्वी में, आज़ादी, भारत की आज़ादी होने से पहले। अब दूसरा देखेंगे हम लोग, तुम जाओगे, यानी कि ये बात हो रही है माउंट एवरेस्ट की। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये महिला, ये हमारी बछेंद्री पाल दीदी हैं,
ये क्या है कर की, तो इन्होंने बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी एंड दुनिया की 5वीं महिला बनी। महिला की बात हो रही है, पुरुष की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। महिला, ये जो बछेंद्री दीदी है हमारी, वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी भारत की एंड दुनिया की 5वीं महिला बनी। बछेंद्री उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के नक्कुरी गांव में पली बड़ी। इनके गांव का नाम क्या था? नक्कुरी। एंड उत्तराखंड के अंदर गढ़वाल क्षेत्र है, गढ़वाल जिला है, उसके अंदर नक्कुरी गांव में पली बड़ी ये बछेंद्री दीदी। जब वह बड़ी हुई तो उसने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रवेश लिया उत्तरकाशी में। यह कहाँ है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? तो उत्तरकाशी में है। जब वो बड़ी हुई तो इसमें उन्होंने प्रवेश लिया, नामांकन करवाया एंड उनकी गाइड जो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। बछेंद्री पाल के जो गाइड कौन थे, ब्रिगेडियर कौन थे? तो ज्ञान सिंह थे। 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए टीम के सदस्य के रूप में चुना गया था। 1984 में माउंट एवरेस्ट पर जब चढ़ना था तब बछेंद्री दीदी को उनके टीम में चुना गया सदस्य के रूप में कि हाँ आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या बनता है माउंट एवरेस्ट से? 23 मई की दोपहर 1:07 पर का समय था जब बछेंद्री पाल ने नेपाल में 8,900 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट, जिसे सागर माथा भी कहा जाता है, की चोटी पे कदम रखा। सागर माथा किसे कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। यह कहाँ, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। इस पहले चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। कब चढ़ी? तो 23 मई को इन्होंने 1:07 पे माउंट एवरेस्ट की चोटी पे कदम रखा, सागर माथा पे कदम रखा। ऊपर से 2 लोगों के एक साथ खड़े होने की जगह नहीं थी ऊपर पे। जब माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़े यहाँ तो एक साथ 2 लोगों को खड़े होने की जगह नहीं थी गाइस। तो उन्होंने उसी समय अपना शीश झुकाया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तस्वीरें ली। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर 43 मिनट बिताया। यहाँ पे जो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, उस पे क्या किया इन्होंने? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है ये, तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर इन्होंने क्या किया? 43 मिनट का समय बिताया गाइस यहाँ पे इन्होंने। तो ये थी बछेंद्री दीदी की कहानी। आगे की चीजें हम अगली वीडियो में देखेंगे गाइस। आगे क्या रहता है? विटामिन और आयरन ताकत देते हैं और हमें ठंड से गर्म रखते हैं। बात हो रही विटामिन की, आयरन की। जब ये सफ़र पे निकलते हैं, माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग करते हैं, तो ये अपने साथ विटामिन की गोलियां लेकर चलते हैं, आयरन की चीज़ें लेकर चलते हैं, जो इन्हें क्या करे? ठंड से बचाए रखे, इन्हें गर्मी प्रदान करता रहे। झालरा पाटन जो झालवाड़ में है, 1600 मीटर की ऊंचाई पर है टकेला गांव। यह कहाँ स्थित है? राजस्थान में। झालरा पाटन झालवाड़ में 1600 मीटर की ऊंचाई पर है टेकला गांव। तो यह कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। चढ़ाई करते समय हमारे शरीर का कोण कितना होना चाहिए? जब हम पर्वतारोहण कर रहे हैं, पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, तो हमें पहाड़ों पे चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण कितना होना चाहिए? तो हमारे शरीर का कोण होना चाहिए 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए हमारे शरीर का। एंड पीठ को सीधी रखनी चाहिए, एकदम से सीधे रहना चाहिए जैसे ये व्यक्ति खड़ा हुआ है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है गाइस तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।